नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आरपीएससी स्कूल लेक्चर जो पेपर है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पेपर किस टाइप का है या किस टाइप के क्वेश्चन किस टाइप से अटेम्प्ट करने चाहिए, मैं एग्जाम में होता तो किस टाइप से अटेम्प्ट करता या मेरी रणनीति किस टाइप की रहती, इस टाइप की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। शॉर्ट ट्रिक्स जो मैं अप्लाई करता हूँ उनको भी डिस्कस करेंगे। किस क्वेश्चन को किस प्रकार से, मेरा टारगेट ये नहीं है कि मैं आपको बेसिक समझाऊँ या इस टाइप से समझाऊँ। मेरा टारगेट ये है कि एग्जाम में अगर ये पेपर मेरे सामने होता तो मैं किस टाइप से अटेम्प्ट करता। तो बहुत कुछ डिपेंड करता है मेहनत के साथ साथ पेपर अटेम्प्ट पे। अगर आप एक क्वेश्चन को फास्ट अगर अटेम्प्ट करते हो, यानी उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहता है, तो आगे का पेपर स्मूथली जाता है। और एक क्वेश्चन आप ज़्यादा ही बात नहीं, सिर्फ एक क्वेश्चन अगर स्टार्टिंग के एक क्वेश्चन में आप अटक गए तो हो सकता है पूरा पेपर खराब हो जाता है। इसलिए शुरुआत भी ऐसे क्वेश्चन से किया। देखो, होता क्या है कि जब एग्जाम में जाते हैं तो देखा हुआ क्वेश्चन और न देखे हुए क्वेश्चन में दिन रात का अंतर होता है। अगर ये क्वेश्चन आपके नहीं देखा हुआ है तो आप इस क्वेश्चन को जरूर नहीं आप कर पाओ। और ऐसे मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं जो इंटेलिजेंट हैं। तो दो टाइप की इंटेलिजेंसी होती है, एक इस टाइप की होती है कि एग्जाम टाइम में वर्क करती है, दूसरी ये होती है कि आपका पहला देखा हुआ क्वेश्चन उसमें आपकी इंटेलिजेंसी करती है। तो यहाँ पे महत्तम जो पूर्णांक फलन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, उसका हम डायग्राम की बात करें तो जब जीरो रखते हैं इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर जब हम जीरो रखते हैं, इसके अंदर जीरो रखेंगे तो जीरो वैल्यू मिलेगी, हाफ रखेंगे तो जीरो मिलेगी। मतलब ये जो वैल्यू ना, जब तक एक नहीं होगी तब तक इसकी वैल्यू जीरो मिलेगी, और जैसे एक आएगा तो इसकी वैल्यू वन हो जाएगी। इस टाइप से इसका ग्राफ बन जाएगा महत्तम पूर्णांक का। ऐसे सीढ़ियां बनती जाएंगी, सीढ़ियां बनती जाएंगी। और जो लंगराज मध्यमान प्रमेय है, लंगराज मध्यमान प्रमेय है, वो उसके लिए दो कंडीशन देखते हैं, एक तो संतत और अवकलनीयता। ठीक है, यानी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, दो कंडीशन अपन देखते हैं। तो हमें पता है कि ये जो महत्तम पूर्णांक फलन है, ये पूर्णांक पर, जो इंटीजर पर क्या नहीं होता, कंटिन्यूस नहीं होता। इंटीजर पर कंटिन्यूस नहीं होता, और जो कंटिन्यूस नहीं होता वो डिफरेंशियबल भी नहीं होता। अगर जिस इंटरवल में इंटीजर आ गया वहां दिक्कत होगी। इसके अंदर देखें तो माइनस हाफ से प्लस हाफ के बीच में कौन सा इंटीजर आ गया, माइनस हाफ और प्लस हाफ के बीच में आपका वन, माइनस हाफ और प्लस हाफ के बीच में जीरो आ गया, यानी ये आ गया, ये आ गया, तो इसका मतलब जीरो पे क्या डिसकंटिन्यूस है। इसकी बात करें तो जीरो से दो के बीच में कौन आ गया, एक आ गया, एक आ गया तो एक पर भी क्या है, ये जो एक पॉइंट है इस पर भी क्या है, डिसकंटिन्यूस है। इसके अंदर एक बटे दो से तीन बटे दो के बीच में एक आ गया, तो एक बटे दो से तीन बटे दो के बीच में एक दोबारा आ गया। तो ये जो इंटरवल है, ये इंटरवल, इस इंटरवल और इस इंटरवल में जिसमें भी इंटीजर विद्यमान है उसमें फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, संतत नहीं होगा। संतत नहीं होगा तो बस एक ऑप्शन बचा, एक बटे चार से एक बटे दो। जब एक्स का मान एक बटे चार, आधे से भी आधा, यहाँ से एक बटे चार से स्टार्ट होकर एक बटे दो तक, इस इंटरवल के अंदर ये कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल भी होता है और कंटिन्यूस भी होता है। दोनों चीजें, जो डिफरेंशियल हो गया तो कंटिन्यूस ऑटोमेटिकली हो गया। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है कांस्टेंट भी होता है, डिफरेंशियल। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, इसका मतलब ये कह सकता है कि ये लो लंगराज मध्यमान प्रमेय के सभी प्रतिबंधों को किस में संतुष्ट करेगा, उस इंटरवल में संतुष्ट करेगा जिसके अंदर कोई भी इंटीजर नहीं हो। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, बुक में अगर आप देखते हो तो मोस्टली क्वेश्चन क्या मिलता है, बुक में क्वेश्चन मिलता है एल प्लस एम माइनस एन इक्वल टू जीरो। दूसरा मिलता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये क्वेश्चन मैंने अपने ऑनलाइन कोर्स में सोल्व भी करवा रखा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो किस टाइप से आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है वो देखो भाई। तो देखो, मैं अगर इसको एग्जाम में करता तो बुक का सोल्यूशन मैं नहीं करवा रहा, क्योंकि बुक का सोल्यूशन बुक में आपको मिल जाएगा। मैं एग्जाम में होता तो मैं कैसे करता वो आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं एग्जाम में होता तो यहाँ पे देखो, मुझे पता है कि ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर ऐसे देखें। और अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर होता है, इसका मतलब ट्रिपलेट बन रहा है, ट्रिपलेट बनाना है। और साथ में साथ क्या है, एल प्लस एम बराबर कितना है, माइनस एन। इसका मतलब लीनियर रिलेशन की, लीनियर रिलेशन और स्क्वायर रिलेशन दोनों एक साथ कब होंगे, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव तभी है जब आप एक को जीरो कर दो। तो मैं पहले एल को क्या कर रहा हूँ, जीरो कर रहा हूँ। एल को अगर मैं जीरो करूंगा, समझना भाई, पहली लाइन के लिए मैंने एल को अगर जीरो ले लिया और एम को एक ले लिया और एन को माइनस एक ले लिया, तो ये कंडीशन और ये दोनों कंडीशन एक साथ संतुष्ट हो रही है। अगर मैं एल को जीरो लेता हूँ, एम को एक लेता हूँ, एन को माइनस एक लेता हूँ, तो ये कंडीशन संतुष्ट हो रही है, ये भी संतुष्ट हो रही है। इसका मतलब ये जो दिक् अनुपात है, इसको अगर मैं दिक् को जो बदल सकता हूँ, लेकिन एक बार मैं दिक् अनुपात है क्योंकि इनके वर्गों का योग एक नहीं है, स्क्वायर का समय एक नहीं है, तो ये इस एक जो दिक् अनुपात है वो इसको संतुष्ट करते हैं। दिक् को जो बदलने के लिए तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, रूट टू का, सब में रूट टू का डिवाइड करना पड़ेगा, वो मैं करना नहीं चाह रहा। ठीक है, दूसरा क्या करना चाह रहा हूँ, दूसरा यहाँ पे एल और एम है ना, इनको आपस में बदल सकते हैं।
जब एल और एम को आपस में बदलते हैं, एम और एल, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इनको आपस में बदल सकते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब आप एक बार 1 ले लो, यहाँ 0 ले लो, ये 0 1 लिया था, 1 0 ले लिया, इसको -1 रख लो, क्या दिक्कत है, ये भी इसको संतुष्ट करेंगे। तो इसका मतलब आपके पास ये L1 M1 N1 आ गया। वैसे तो A1 B1 C1 बोलो, A1 B1 C1 क्या आ गया, 0 1 -1 आ गया, A2 B2 C2 क्या आ गया, A2 B2 C2 का 0 1 0 -1 ऐसा आ गया। और अगर आपके पास ये दोनों चीजें आ गई तो इनके बीच का जो फॉर्मूला, अगर cos थीटा का आप फॉर्मूला लगाओगे तो फॉर्मूला आपको आता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट के अंदर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर और रूट के अंदर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, ये ऐसा गया। तो आपको क्या करना, A1 इंटू A2, ये इंटू ये 1 इंटू 0 0 आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई भी 0 आ जाएगा B1 B2 का, इन दोनों का मल्टीप्लाई -1 और -1 प्लस 1 आ जाएगा। तो ये जो सोल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है, वो आ जाएगी 0 + 1 अपॉन में इसका वर्गों का योग करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी 1, तो नीचे रूट के अंदर 0 1 और 1 रूट 2 आ जाएगा, इसमें भी रूट 2 आ जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। और कोस का मान 1/2 कितने पे होता है, साइन पे 30 पे होता है, कोस पे 60 पे होता है, 60 का मतलब π/3, तो यहाँ से π/3। अगर ये क्वेश्चन अगर यहाँ पे माइनस की जगह अगर प्लस होता या प्लस की जगह माइनस होता, इन दोनों में चेंज करते हैं तो यहाँ जो रिजल्ट है, अगर यहाँ पे हमने क्या लिया, दोनों जगह -1 लिया, उस क्वेश्चन में क्या था, बुक वाले क्वेश्चन में +1 आ जाता, तो भी यही आंसर रहता, सेम आंसर रहता। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसको मेथड से भी सोल्व करते हो तो भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपके पास 100 ट्रिक्स हैं, तो आप उससे थोड़ा और फास्ट सोल्व कर सकते हो। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ये मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन, जैसे एपीजीपी का मैं टेस्ट बनाया, मैंने एक टेस्ट बनाया, उसमें मुझे 25 क्वेश्चन देने, तो 25 की रेंज में नहीं आता ये, फिर मैंने दोबारा 25 क्वेश्चन का टेस्ट और बनाया, उसमें भी रेंज में नहीं आया। कहने का मतलब है कि अगर मुझे कोई कहे कि 101वां क्वेश्चन बनाना है तब जाके ये रेंज के अंदर आएगा, तो अगर ऐसा क्वेश्चन देता है एग्जामिनर तो हो सकता है उसकी रेंज के 100 के अंदर आता हो, मेरी रेंज के अंदर नहीं आता। तो कुछ क्वेश्चन हैं वो सब के टीचर्स की अपनी अपनी पसंद होते हैं, तो मेरी पसंद नहीं है ये 100 के अंदर, लेकिन अब प्रीवियस क्वेश्चन हो गया तो 100 के अंदर आना पड़ेगा। एग्जाम में अगर जाते हैं तो कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या 2 5 8 50 पदों तक, ध्यान रखना भाई, क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, 5 दे रखा है, 8 दे रखा है। अगर 2 के बाद में 5 आ गया, 5 के बाद में 8 आ गया, अर्थमेटिक एपी है तो 3 3 बढ़ रहे हैं, तो 2 के बाद में 5, 5 के बाद में 8, 8 के बाद में 11, 11 के बाद में 14, 14 के बाद में 17, 17 के बाद में 20, ऐसे करके 23। मान लो एग्जाम में आता है मुझे 40% बनाने थे और भी मेरे को मेथड नहीं आता, तो मेरे को चाहे 50 पद लिखने होते हैं, मैं 50 पद लिख के इसको करके आ जाता। ठीक है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट का भी इशू रहता है, तो करना कैसे है वो देखो। दूसरा दे रखा है, एक दूसरी सीरीज रखी 3 5 7, 3 5 7 रखा है, ये 3 ये 5 और ये 7। ठीक है, फिर आपको 2 2 इंक्रीमेंट करना है, तो 9 फिर 11 और 13 15 17 19, ऐसा हमने कर दिया। इस टाइप से मेरे को इस सीरीज में तो 50 टर्म्स दे रखे हैं, 50 पद दे रखे हैं। ठीक है, इसमें मुझे कितने पद दे रखे हैं, इसमें मुझे 60 पद दे रखे हैं, 60। ठीक है, अब एग्जाम में कैसे करना उस कोर्स में लेते हैं भाई। देखो यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये स्टेप से आ गया, करना क्या है, ये देखो भाई, सबसे पहले इन दोनों में कितने पद समान है, तो सबसे पहले मिलाना स्टार्ट करो। यहाँ 2 और 3 नहीं मिल रहे, यहाँ 5 मिल गया, 5 मिल गया, 5 के बाद में कौन मिल गया, यहाँ पे ये 11 है, यहाँ पे इसमें 11 मिल गया, 11 मिल गया। तो 5 के बाद में 6 है 11, इसके बाद में 6 है 11, इसमें 6 और बढ़ा दो 17 आ जाएगा, इसमें 6 बढ़ाने पर 17 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये आपको कॉमन मिल रहा है। पद देखने हैं, कैसे देखने हैं, अब एक तो फॉर्मूले से देख सकते हैं, लेकिन मैं कैसे देखता है वो आपको बताता हूँ। देखो इस सीरीज में क्या है, 3 का अंतर है, 3 कदम, जो 3 कदम चलेगा और एक 2 कदम चलेगा तो 3 कदम वाला फास्ट चलेगा। ठीक है, यहाँ ये 2 कदम चल रहा है, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, बाद में 9 फिर 11, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, इसको अगले स्टेप में पहुंचने के लिए सिर्फ एक स्टेप काम 5 से 8 के, 8 से अगले स्टेप पे आ गया, फिर 11 छोड़ के 17 पे आ गया। यहाँ पे 11 पे पहुंचने के लिए इसको 2 स्टेप लेने पड़ रहे हैं, इसको एक, इसमें इसको हम कह सकते हैं कि ये 3 पद ले रहा है, ये 2 पद में ला रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि इसकी 2 की पैकिंग करनी पड़ेगी। तो पैकिंग समझ रहे हो आप, पैकिंग का मतलब क्या है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहां अगर मैं इन दोनों में देखूं और इन 3 में देखूं, तो इस पैकिंग का सेकंड एलिमेंट और इस पैकिंग का मिडल एलिमेंट इक्वल है। दूसरी पैकिंग करते हैं, इसकी पैकिंग का सेकंड एलिमेंट और इसकी पैकिंग का मिडल एलिमेंट सेम है, इसकी पैकिंग का सेकंड एलिमेंट और इसकी पैकिंग का मिडल एलिमेंट सेम।
तो अगर आपको ये पैकिंग समझ में आ गई तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, जैसे अपने लड्डू बांधते हैं पैकेट के अंदर, तो दो दो लड्डुओं की पैकिंग हो गई, ये तीन तीन लड्डुओं की पैकिंग हो गई। तो इन दो लड्डुओं की पैकिंग और इन तीन लड्डुओं की पैकिंग, या इन दो मिठाइयों की पैकिंग और इन तीन मिठाइयों की पैकिंग में ये मिठाई कॉमन है। समझ आ गया? तो यहां दो दो की पैकिंग करनी है, 50 पद है तो कितनी पैकिंग हो जाएंगे आपके पास, 25 पैकिंग हो जाएंगे, 25 पैकिंग्स हो जाएंगे। उम्मीद कर रहा हूं समझ आ गई बात आपको। आपके पास 25 पैकिंग्स हो जाएंगे, ये आपके पास पेयर बन जाएंगे दो दो के। उसके बाद में तीन तीन की बात करें, तीन तीन की अगर पैकिंग करेंगे और हमारे पास 60 पद है तो कितनी पैकिंग होंगी आपके पास, 20 पैकिंग होगी। तो इसके पास 20 पैकिंग है, इसके पास 25 पैकिंग है। तो एक पैकिंग, पहली पैकिंग के कंपेरिजन एक एलिमेंट कॉमन, दूसरी पैकिंग में एक कॉमन है, तीसरी पैकिंग में एक कॉमन है, 20वीं पैकिंग में भी एक कॉमन होगा। इसके बाद इसकी पैकिंग तो खत्म होगी, इसकी पैकिंग चलेगी, लेकिन आगे इसकी पैकिंग में इसके पास कुछ एलिमेंट नहीं है तो कॉमन मिलेगा नहीं। इसका मतलब कितने पद, 20 पद। अगर दोनों में कितने पद समान है, 20 पद समान है। अगर यहाँ पे ये पद बढ़ा देते, मान लो यहाँ पे 100 पद होते, तो यहाँ पे पहली पैकिंग इसकी खत्म हो जाती, तो 25 आंसर आ जाता। तो इस प्रकार से अगर आपको ये पैकिंग सिस्टम समझ में आ रहा है तो आप दोनों में बता सकते हो कितने पद समान है। ठीक है, तो आपके पास जो नई एपी बनेगी वो बनेगी 5, 11 और 17, और इस पैकिंग का जो अंतिम जो स्लॉट है वो कौन से पद से लिखा जाएगा, 20वीं पैकिंग से। तो 20 पद लेने पड़ेंगे। अब 20वां पद निकाल सकते हो आप, इसका 20वां पद निकाल के आप बता सकते हो अंतिम पैकिंग में क्या कॉमन आएगा, वो भी बता सकते हो। तो ये मुझे जो अप्रोच लगती है वो मैंने आपको बताई, इस टाइप से एग्जाम में अटेम्प्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या करेगा। यदि रैखिक समीकरण निकाय दे रखा है कि इसका शून्येतर हल विद्यमान है, तो एक तरीका तो जो अपना बुक में दे रखा है कि अगर शून्येतर हल विद्यमान है, शून्य के अलावा कोई हल विद्यमान है, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, और होमोजेनियस सिस्टम दे रखा है तो डेल जीरो करके उस हिसाब से अपन सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो क्या अप्रोच होनी चाहिए वो देखो आप बुक का फॉलो करोगे तो पहले लैम्डा निकालोगे, टाइम वेस्ट होगा। मुझे लैम्डा में रुचि नहीं है, मेरा टारगेट है, देखो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे लैम्डा वाई है, यहाँ पे लैम्डा वाई है, और इन दोनों समीकरण को अगर मैं आपस में घटा दूं तो मुझे दिख रहा है, अगर मैं इस दो की समीकरण में से एक को घटा देता हूँ तो यहाँ 2x दिखेगा, यहाँ पे 5z घटेगा 0, 2x बराबर 5z आ गया, 2x बराबर 5z। अगर ये कहानी समझ में आ गई ना आपको, अब आपके पास ये मान के चलो तीन समीकरण नहीं दे रखी, एक समीकरण ये दे रखी, एक समीकरण ये दे रखी, इनसे आंसर निकाल लें। तो बाकी काम तो ऐसी बेवकूफ बनाने के लिए दे रखा है, ये हाथी के दांत दिखाने के लिए, खाने के लिए नहीं है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, इससे अगर आप x बटे जेड लिखोगे, देखो इसमें क्या है, एक्स वाई बटे जेड स्क्वायर निकाला, तो मैं इसको x बटे जेड लिख रहा हूँ और इसको y बटे जेड लिख रहा हूँ। तो मैं इससे x बटे जेड का रेशियो निकालना चाह रहा हूँ। तो अगर आपको इससे x बटे जेड का रेशियो निकालोगे तो z इधर ले गए तो 2 इधर ले जाना पड़ेगा, तो 5 बटे 2 आ जाएगा। तो इसमें पहले वैल्यू है उसमें तो 5 बटे 2 आ गया। ठीक है, अब y और z का रेशियो निकालना है, y और z का रेशियो निकालना है, तो इन दोनों से मुझे क्या करना पड़ेगा, y और z रखना पड़ेगा, x को हटाना पड़ेगा। x को हटाने के लिए मैंने 2x का मान यहाँ पे 5z रख दिया, 2x का मान यहाँ पे 5z रख दिया, 5z रख दिया, तो ये 5z है, ये प्लस 4y है, ये माइनस का 3z बराबर 0 है। इसको सोल्व किया तो कितना हो गया, 2z प्लस 4y इक्वल टू 0 आ गया, और इसको और सोल्व किया तो z प्लस 2y बराबर 0 आ गया, और इसको और सोल्व किया तो मुझे किसका रेशियो, y के बटे में z चाहिए, तो y को मैं लेफ्ट साइड में रख लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, 2y इक्वल टू कितना कर दिया, 2y इक्वल टू माइनस जेड कर दिया, और y अपॉन जेड चाहिए, y अपॉन जेड चाहिए, तो इसको बटे में लेके गए तो माइनस का 1/2 हो गया। ठीक है, ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, माइनस का 1/2, 5/2 गुणा माइनस का 1/2 तो माइनस का 5/4। तो अपना जो आंसर है कौन सा करेक्ट हो गया, माइनस का 5/4 करेक्ट हो गया। ठीक है, तो अप्रोच ऐसी रखो कि क्वेश्चन है ना 10 सेकंड 20 सेकंड के अंदर सोल्व हो जाए, ज्यादा बड़ी अप्रोच है ना ठीक नहीं है। बात समझ आ गई होगी? ठीक है, आप चाहो तो इसको और भी इजी कर सकते हैं, लेकिन मैं ज्यादा इजी पे जा रहा नहीं हूँ, लेकिन इतना सफिशिएंट है, ये चीज आपको आनी चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ एच। देखो जिसको कोसेट्स निकालते हैं, जब आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ाई जाती है तो सबसे पहले ये बताया जाता है कि जिसको कोसेट्स नहीं आएंगे उसको आगे कुछ नहीं आएगा। तो जिसको कोसेट्स नहीं आता है इसका मतलब ये मान लो कि वो तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से उसको डर लगता है, या उसने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कभी पढ़ी नहीं, या ढंग के टीचर से नहीं पढ़ी। ठीक है, तो कोसेट निकालना प्राथमिकता है। ये चीज जिस दिन मेरे को समझ में आई उस दिन के बाद में मैंने पढ़ाने में भी कोसेट्स को ढंग से पढ़ाया है और पढ़ा भी ढंग से है। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ कोसेट्स है तो वैसे तो इसको हम इंडेक्स बोलते हैं, सूचकांक बोलते हैं, तो इंडेक्स यहाँ पे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, इंडेक्स सूचकांक होता है। सूचकांक कैसे लिखते हैं, अगर ग्रुप फाइनाइट है तो ग्रुप के ऑर्डर में सब ग्रुप के ऑर्डर से डिवाइड कर देंगे, ग्रुप के ऑर्डर को सब ग्रुप के ऑर्डर से डिवाइड कर देंगे, तो सूचकांक आ जाएगा। ग्रुप का ऑर्डर कितना है, Z12 का ऑर्डर है 12,
सब ग्रुप का ऑर्डर कितना है, सब ग्रुप का ऑर्डर है यहाँ पे 4, और तो इसका कितना जाएगा, इसका तो इसका इंडेक्स है वो 3 हो जाएगा। और इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स नंबर ऑफ कोसेट्स होता है। अब यहाँ पे कॉम्यूटेटिव ग्रुप है, क्रम विनिमय ग्रुप है, तो लेफ्ट कोसेट्स राइट कोसेट दोनों इक्वल आएंगे, तो इसलिए दोनों अंतर तो है नहीं। तो इंडेक्स का मतलब क्या हो गया, इसके सहसमुच्चों की संख्या होगी, सहसमुच्चों की संख्या होगी, सहसमुच्चों की संख्या वो कितनी होगी 3। इस क्वेश्चन को अगर जिसने भी थोड़ी बहुत अलजेब्रा आती है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, उसने सही किया है, काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में आ चुका, प्रीवियस क्वेश्चन में आ गया, हर टेस्ट में सीरीज में मिल जाएगा आपको, मैंने भी टेस्ट सीरीज में दे रखा है। लेकिन बात ही नहीं, बात ये है कि क्वेश्चन देख देख के आप इसको टिक मार करते हो। देखो होता क्या है, बच्चे टेस्ट देते हैं और जब एग्जाम में आता है तो उसको दोबारा सोल्व करते हैं और वहां जाके दोबारा गड़बड़ कर देते हैं। जब होमोजीनियस इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव के साथ एक्स स्क्वायर दे रखा है, फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ एक्स दे रखा है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे c1 + c2x ना आकर c1 + c2 log x आएगा। तो c1 + c2 log x आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए, इनमें तो log x है ही नहीं। अब आपको ये और देखना है कि 1/x × x में कौन सा आंसर आएगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन का अगर आपने खूब बार देखा तब तो आप डायरेक्ट कर दोगे इसका आंसर में 1/x आएगा। लेकिन अगर फिर भी अगर आपके कंफ्यूजन है तो इसको सोल्व करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इससे 2 मूल आएंगे, दोनों मूल कितने आएंगे, आप क्या करोगे, x बराबर क्या पुट करोगे, प्रतिस्थापन करोगे, समीकरण में बदलोगे, समीकरण में सोल्व करने के बाद दोनों वैल्यू कितनी आएंगी, -1 और -1 आएंगे। और जब दोनों वैल्यू -1 आएंगी तो जो x जो e की पावर -z है उसको हम बाद में किस में कन्वर्ट कर देंगे, x इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे, और x इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे, यानी 1/x में बदल जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है नहीं। मैं इसको सोल्व करवाऊंगा तो भी मेरे को ऐसा लगता है कि आप भी कहोगे सर क्या इजी क्वेश्चन सोल्व करा रहे हो। ऐसे इजी क्वेश्चन जिसको डिफरेंशियल इक्वेशन को जिसको एबीसीडी आती है वो बच्चा इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेगा। एग्जाम में अगर जिसने डायरेक्ट देखते टिक मार्क किया उसको उस पेपर में देने मजे आए होंगे, वरना आप कितनी देर में सोल्व कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन है अपने ऑनलाइन कोर्स में मैंने सोल्व करवाया था, और मैंने ये बताया था इसमें मिस्टेक होती है, आंसर 9/2 भी सोल्व करवाया है, ये भी बताया कि -9/2 मत कर देना, और -9/2 भी बच्चे करके आते हैं, ठीक है ना, हो जाता है कोई बड़ा। तो क्वेश्चन ईजी है, लेकिन आंसर कितना होगा, 9/2 होगा। अगर 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, अगर 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो एक तरीका तो है इसके बराबर के मानो, उस पर पॉइंट ज्ञात करो, इसके अंदर संतुष्ट करके और उसके का मान निकालो, इजी मेथड है। दूसरा है अगर प्रतिच्छेद करती है तो लघुत्तम दूरी 0 होती है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगी। हम यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट काम में ले रहे हैं। अब एग्जामिनर चाह रहा है कि आप यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला न करके बराबर के मान के वैसे सोल्व करो, तरीका वो भी सही है, तरीका ये भी सही है, लेकिन इससे थोड़ा सा फास्ट आंसर आएगा, इससे थोड़ा सा स्लो आंसर आएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का 0 को होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, z2 - z1। यहाँ पे अगर मैं इसको कहूँ a1 b1 l1 m1 कुछ भी बोल दो, a1 b1 c1 a2 b2 c2, और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। इसको जब सोल्व करेंगे तो x2 में से x1 घटाना है, तो यहाँ जो पॉइंट आएंगे वो कौन सा पॉइंट आएगा, 1 आएगा, यहाँ -1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ जो पॉइंट है वो 3 आएगा, वो k आएगा और 0 आएगा। आप इसमें से इसको घटा दो, या सब में से ये घटाओ या सब में से ये घटाओ, तो मैं सब में से ये घटा रहा हूँ, तो 3 में से 1 घटाया, 3 में से 1 घटाया 2 लिख दिया, x2 - x1 इतना आ गया। k में से माइनस का 1 घटाया तो k -1 कितना हो गया, k + 1 हो गया। और 2 मैं आपको समझाने के तरीके से नहीं बता रहा, मैं एग्जाम में कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, वरना मैं इसको ऐसे भी बता सकता हूँ जैसा आप भाई पढ़ना पसंद करते हो। ये बस उस वे से है कि आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो किस प्रकार से आपको अटेम्प्ट करना है, फास्ट कैसे कर सकते हो। a1 b1 c1 की वैल्यू 2 3 4 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 1 1 2, इस टाइप से अपने क्या करके इसको सोल्व कर लिया। क्लियर है, सही है। अब इसको सोल्व करना है, सोल्व करने पर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सोल्व करने के लिए मैंने क्या किया, तो यहीं सोल्व कर लेते हैं, लेकिन k की वैल्यू कितनी आएगी, k की वैल्यू 9/2 जाएगी। तो यहाँ हमने क्या किया, सोल्व किया, तो 2 × 3 - 6 3 - 8 2 × 4 8 3 - 8 यानी -5, ठीक है, प्लस k + 1। वैसे उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक या मतलब टाइपिंग मिस्टेक या स्पीड मिस्टेक कुछ भी हो सकती है, जैसे ही थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी प्लस की माइनस। अगर किसी क्वेश्चन में माइनस का ऑप्शन हो और प्लस का ऑप्शन हो तो यकीन मानो कि आपको कैलकुलेशन में थोड़ी सी स्पीड कम करनी है। किसी भी क्वेश्चन में आप अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं हो रहा, आप स्पीड बढ़ाने के चक्कर में ऐसे क्वेश्चन में स्पीड बढ़ाते हो जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइन के ऑप्शन है, तो वहां थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो k + 1 है, k + 1 है, और साइन माइनस नहीं लगाया, क्या साइन माइनस नहीं लगाया, k + 1 है, ठीक है।
इसको मल्टीप्लाई तो 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 कर दिया, -2 लिख सकता हूँ डायरेक्ट, और ये -1 के साथ मल्टीप्लाई में क्या जाएगा 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 इक्वल टू 0 कर दिया। इसको सोल्व किया तो ये माइनस का 10 है, ठीक है, ये माइनस का 2 इससे मल्टीप्लाई करें प्लस का 2 तो प्लस का 2k प्लस 2 आ जाएगा, और इसको और सोल्व करोगे तो माइनस का 1 इक्वल टू 0। सोल्व किया तो माइनस का 11 और प्लस का 2 तो माइनस का 9 प्लस 2k बराबर 0, और इससे आ जाएगा 2k बराबर 9, और 2k बराबर 9 है तो k बराबर कितना आ जाएगा 9/2। तो अपना जो 9/2 है वो क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। इस पेन से थोड़ा कम दिख रहा है, ठीक है। चलो दोबारा देखो सेम क्वेश्चन, अगर आप -2 है प्लस 2, -2 आइट है प्लस 2 आइट, अगर आपके पास दोनों ऑप्शन प्रेजेंट है और आप क्वेश्चन में लापरवाही कर रहे हो तो आपको ये नेगेटिव मार्किंग देके जाएगा। अब कोई कहे कि क्या आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा है, तो मैं कहूँगा मैं तो नहीं पढ़ाया। जिसको अवकलन करने में दिक्कत है या अवकलन में मिस्टेक करके आ रहा है तो इसका मतलब वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, ठीक है। इससे जी क्या क्वेश्चन हो सकता है, तो इससे जी क्वेश्चन अगर आपका गलत हो रहा है और आप, तो इसका मतलब आपका थोड़ा सा क्या है कि एग्जाम का प्रेशर मान सकते हैं कि एग्जाम प्रेशर में आप गलत कर रहे हो, ठीक है। तो एफ ऑफ जेड क्या है 1 + z/1 - z, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे से गलत नहीं हो सकता, मेरे से गलत हो सकता है, लेकिन नहीं होना चाहिए। आप इस क्वेश्चन में स्पीड बढ़ाकर और इसको गलत करके आगे जा रहे हो, वो गलत है। आप इस क्वेश्चन में 10 सेकंड और ज्यादा दो, क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो डेरिवेटिव करना है तो ज्यादा बढ़िया तरीका तो क्या करते हैं -z + z करके करते हैं, वो ज्यादा बढ़िया रहता है। लेकिन अपन जैसे भी करेंगे वैसा, अपन तो सीधा सिंपल करके f' करना है। एक्चुअल में होता है तो क्या है az + b/cz + d का डायरेक्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है। तो एग्जामिनर तो आपसे ये उम्मीद करता है कि आपको बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना f ऑफ z, उसका फॉर्मूला az + b/cz + d, इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको आता होगा। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ आपको नहीं आता, तो कम से कम ना इसका अवकलन तो करना आता है, डिफरेंशिएशन तो करना आता है। इसमें ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं है कि अवकलन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने 1 - z का होल स्क्वायर कर दिया। अंश का अवकलन करेंगे, अंश का अवकलन न्यूमरेटर का डिफरेंस करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस हर का अवकलन करेंगे, हर का अवकलन करेंगे तो -1 आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो ये 1 - z है, और ये 1 - z है, और ये 1 + z है, अपॉन 1 - z का होल स्क्वायर हो गया, और -z और +z कैंसिल हो गए तो 2/1 - z का होल स्क्वायर आ गया। अब आप अगर इसका डेरिवेटिव निकालना चाह रहे हो, किस पॉइंट पे निकालना चाह रहे हो, 2 पे निकालना चाह रहे हो, तो 2 रखोगे तो जाएगा 2/1 - 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2/-1 का होल स्क्वायर, और 2/1, और आंसर आ गया 2। और अगर ये 2 आपका आंसर आ गया तो इसका मतलब आपने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया, वरना -2 तैयार बैठा है कि कैलकुलेशन मिस्टेक करो और आपको क्या हो, नुकसान हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंगुलर सॉल्यूशन अवकल समीकरण का विचित्र है, सिंपल क्वेश्चन है। अवकल समीकरण क्या है, p बराबर log e px - y, ये आपका क्या है, ये आपका अवकल समीकरण दे रखा है। इसका सिंगुलर सॉल्यूशन बताना है। तो सिंगुलर सॉल्यूशन क्या है, देखो वैसे तो आपको पता है क्लेरोफॉर्म में इक्वेशन है, तो आप सी में बदल के भी लिखो चाहे इसमें लिखिए, बदल करो, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो पहले p के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, p के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू p, तो p के रिस्पेक्ट पर ये 1 आ जाएगा। इसका करेंगे तो 1/1/px - y, p के सापेक्ष और करेंगे तो कितना जाएगा x, और ये तो 0 है, इसमें तो p है ही नहीं। इसको सोल्व करने पर क्या होगा, इसको सोल्व करने पर px - y = x आ जाएगा। अच्छा, px - y यहाँ से इन दोनों से, इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से, इन दोनों से p का विलोपन करना है। तो px - y तो यहाँ सीधा x रख देना, और p का मान निकाल के इधर भी रख देना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 और 2 से, उम्मीद करता हूँ आप इसको सोल्व कर लोगे, 1 और 2 से p की वैल्यू यहाँ पे रख रहा हूँ x + y/x, और यहाँ पे रख रहा हूँ log px - y की वैल्यू सीधा x, और इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x + y बराबर हो जाएगा x × log x, ठीक है। और फिर x को उधर ले जाके x कॉमन ले लेंगे, x को उधर ले जाके इसको कॉमन ले ले तो ये आंसर देगा। कई बार क्या x को उधर ले जाके कॉमन नहीं लगो तो ये आंसर भी लग सकता है। इस एग्जाम अंदर जो भी ये हैं जिन्होंने भी पेपर सेट किया, शानदार पेपर बनाया, मतलब आप थोड़ी सी मिस्टेक करो आपके लिए अलग ऑप्शन तैयार
आप यहाँ मिस्टेक करो, ये मल्टीप्लाई करना भूल जाओ, आपके लिए अलग से ऑप्शन है, उसमें माइनस साइन लग जाओ, दूसरा ऑप्शन तैयार है। उससे पहले वाले माइनस मिस्टेक की, दूसरा ऑप्शन तैयार है, और बच्चे कर क्या है। ठीक है, तो इतनी गलतियां मोस्टली पेपर सेटर करवाता नहीं है। तो दिखने में ये पेपर इजी है, लेकिन ये पेपर क्या है, गलतियां बहुत करवा रहा है। ठीक है, शानदार क्वेश्चन। देखो, पी और क्यू दो विपरीत समांतर बल है, क्यू बड़ा है। देखो ये इस क्वेश्चन का राज है। आपको अगर ये ढंग से समझ में आ गया तो क्वेश्चन का आंसर आप बिना पेन उठाए कर सकते हो। ठीक है, क्यू किससे बड़ा है, पी से बड़ा है। तो देखो भाई, अगर मैं इसकी बात करूं, एक बार मैं रेशियो लिख रहा हूँ। पी पहले ऑप्शन का रेशियो पी बटे क्यू लिखोगे तो पी बटे क्यू है 2/5। पी छोटा है, क्यू बड़ा है। प्रश्न में क्यू बड़ा ही दे रखा है, सही बात है, ये पहला पॉसिबल है। दूसरे में देखो पी बटे क्यू लिखोगे, दूसरे ऑप्शन में अगर पी बटे क्यू लिखोगे तो आपको मिलेगा पी बटे क्यू और 3/2। पी बड़ा है, क्यू छोटा है, तो दूसरा ऑप्शन पॉसिबल नहीं। तो आप कुछ भी कर दो, चाहे सेकंड ऑप्शन मत करके आओ, बाकी चीजें बर्दाश्त हैं। मैं यही कहता हूँ, ऐसा ऑप्शन कर दो, आप माइनस की मिस्टेक कर दो, मेरे को स्वीकार्य है, लेकिन जो चीज संभव नहीं है उसको मत करके आओ एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे इस ऑप्शन की बात करें तो पी बटे क्यू की बात करोगे तो 1/4 है, और इसमें पी बटे क्यू की बात करोगे तो इसमें पी बटे क्यू कितना है, 3/4 है। इन सब में पी से बड़ा क्यू है, पी से बड़ा क्यू है, पी से। फिर क्या करें, पी को दुगुना कर दिया जाए और क्यू की क्रिया रेखा नए तथा मूल परिणाम के बीच में आ जाती है। तो अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है तो आपको पता चलेगा, अगर परिणामी क्रिया रेखा बीच में आती है तो इसका मतलब पी को डबल करने पर पी क्यू से बड़ा हो जाता है। तो अब पहले तो क्यू बड़ा था, लेकिन जैसे ही पी को डबल किया तो ये बड़ा हो जाना चाहिए। तो अगर ये 2:4 मैंने डबल किया तो भी इससे कम है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर मैंने इसको डबल किया तो भी ये 4 से कम है, तो भी ये नहीं है। इसको डबल किया तो ये 4 से ज्यादा हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 रह गया, ये पॉसिबल है। तो आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ ऑप्शन हो गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन करने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सबको ये क्वेश्चन आने चाहिए सब, लेकिन जो मेरी तरफ से जो अप्रोच है, मुझे लगता है कि ये अप्रोच एग्जाम में स्टूडेंट की होनी चाहिए, या फिर मैं एग्जाम में जाता तो मैं ये अप्रोच लगाता, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो शुरुआत में बेसिक आना चाहिए, बेसिक्स के साथ प्रैक्टिस करोगे। शुरुआत में ये अप्रोच नहीं आएंगे, शुरुआत में आपको पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन क्या बोला है। शुरुआत में आपको सिंपल क्वेश्चन करने होंगे, सिंपल क्वेश्चन के बाद अप्रोच बढ़ानी होंगी, और इसी प्रकार की शॉर्ट ट्रिक्स के लिए बने रहिए। आगे अपने इस चीज़ को, पेपर सॉल्यूशन को कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद।